राम राम। आप देख रहे हैं प्रदेश का नंबर 1 और सबसे भरोसेमंद न्यूज चैनल इंडिया न्यूज हरियाणा। आपके साथ हूं मैं सोनल तहिया। तारीख पर तारीख और बैठकों के बाद आखिरकार कांग्रेस के उम्मीदवारों की घोषणा का दिन भी आ ही गया है। पिछले कई दिनों से कांग्रेस नेता नवमी के दिन ही पार्टी प्रत्याशियों के नामों की घोषणा की बात कह रहे हैं। ऐसे में माना यह जा रहा है कि कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों के नामों की घोषणा कर सकती है। माना यह जा रहा है कांग्रेस आज अपनी लोकसभा की एक और लिस्ट जारी कर सकती है, जिसमें हरियाणा के नाम भी शामिल हो सकते हैं। दूसरी तरफ जेजेपी ने अपनी पहली लिस्ट में 5 उम्मीदवारों की घोषणा की है। जेजेपी के उम्मीदवारों को लेकर सवाल खड़े हो रहे हैं। जेजेपी ने गुरुग्राम से बीजेपी के राव इंद्रजीत के मुकाबले में सिंगर फाजिलपुरिया को मैदान में उतारा है। ऐसे में सवाल उठता है, क्या फाजिलपुरिया राव इंद्रजीत सिंह को टक्कर दे पाएंगे? आज इसी मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे। तो बीजेपी के कद्दावर नेता है राव इंद्रजीत सिंह और उम्मीद कर रहे हैं आज भी आ सकते हैं लिस्ट। कांग्रेस प्रेसिडेंट थे नहीं, आगे उनको आज भी कहीं बाहर कर्नाटक वगैरह तो उनको रिपोर्ट दी जा चुकी है। जैसे ही उनको समय मिलेगा तो वो करेंगे कार्रवाई। तो उम्मीद है जल्द आ सकती है, उसी को लेकर इंतजार है। आपकी तरफ से कार्रवाई पूरी हो चुकी है, लिस्ट दे दी गई है? हमारी तरफ से कार्रवाई पूरी है और कोई क्वेरी होगी वो दे देंगे। कांग्रेस तो अभी मंथन कर रही है कि हम प्रत्याशी किसको उतारें। वो प्रत्याशी के अंदर सुबह कुछ सोचते हैं, किसी से बात करते हैं, शाम को वो नाट जाता है। उसको मालूम है कि नरेंद्र मोदी जी ने इतने काम किए हैं, जो लोग श्रद्धा से नरेंद्र मोदी जी को तीसरी बार इस देश का प्रधानमंत्री बड़े मैंडेट से बनाएंगे। हरियाणा के अंदर 10 की 10 लोकसभा की सीटें बड़े मैंडेट के साथ नरेंद्र मोदी जी के पास जाएंगी और तीसरी बार प्रधानमंत्री बनाएंगे। ये उनकी कमजोरी दिखती है कि हरियाणा के अंदर वो एक उम्मीदवार भी फाइनल नहीं करता। कांग्रेस तो हमेशा चाहेगी कि जेजेपी कमजोर पड़े, और ये आपने देख लिया होगा, चाहे दिग्विजय सिंह का विरोध हुआ, चाहे डॉक्टर अजय सिंह का विरोध हुआ, विरोध करने वाले कौन थे? कांग्रेस ही थे। जेजेपी ने अपने 5 उम्मीदवारों की घोषणा कर दी है। कांग्रेस आज अपने उम्मीदवारों की घोषणा कर सकती है, जैसे कि लगातार बैठकों का दौर जारी है और कांग्रेस के लीडर्स ये बात कह रहे हैं कि नवमी के दिन कांग्रेस की लिस्ट आउट होगी, जिसमें लोकसभा उम्मीदवारों का नाम होगा और हरियाणा के प्रत्याशियों का ऐलान भी नवमी के दिन होगा। 5 बज चुके हैं। उम्मीद यही जताई जा रही है कि शाम तक ये जैसे जैसे वक्त आगे बढ़ रहा है तो काउंटडाउन भी स्टार्ट हो रहा है कि कब कांग्रेस अपनी लिस्ट आउट करेगी और कब प्रत्याशियों का ऐलान होगा, कब वो उम्मीदवार लोगों के सामने आएंगे जो कांग्रेस का प्रतिनिधित्व करेंगे। राकेश शर्मा हमारे साथ बीजेपी के प्रवक्ता जुड़ गए हैं। राकेश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। वेद प्रकाश विद्रोही कांग्रेस के प्रवक्ता हमारे साथ हैं। वेद प्रकाश जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। और जेजेपी के प्रवक्ता अजय गुलिया हमारे साथ हैं। अजय जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले अजय जी आप ही का रुख करूंगी, क्योंकि राव इंद्रजीत पर को टक्कर देने के लिए आपके प्रत्याशी आपने राहुल फाजिलपुरिया को मैदान में उतारा है। मैं सबसे पहले तो इसे थोड़ा समझना चाहूंगी कि बड़े सूझबूझ के साथ आपके जो 5 कैंडिडेट के नाम सामने आए हैं वो काफी मंथन के बाद, काफी रिव्यू के बाद आए हैं। लगता है कि ये टक्कर इतनी आसान है? एक सिंगर जिसकी अपनी पॉपुलैरिटी है और साथ ही साथ उनके सामने राव इंद्रजीत हैं, उनका अपना कद है। नहीं, देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं है कि राव इंद्रजीत जी का अपना है, लेकिन इस बात से भी इनकार नहीं किया जा सकता कि फाजिलपुरिया को लोग पसंद भी करते हैं और चाहते भी हैं, और वो शुरू से पार्टी की विचारधारा से जुड़े हुए हैं। पार्टी के साथ उन्होंने काम भी किया है और वो पार्टी की नीति में विश्वास रखते हैं, पार्टी के साथ जुड़े हुए हैं। एक ऐसा युवा चेहरा को पार्टी ने टिकट दिया है जो लोगों के बीच में लोकप्रिय भी है, लोग उन्हें चाहते भी हैं, और अगर उनका लोगों के बीच में रह करके सेवा करने का मन है तो पार्टी ने उनको टिकट दिया। मजबूत सशक्त उम्मीदवार, एक युवा चेहरे को टिकट दिया है जो लोगों के बीच में रहता है और लोगों के बीच में लोकप्रिय भी है। इसमें बहुत अच्छा निर्णय पार्टी ने लिया। और मैं तो सिर्फ गुड़गांव से क्यों, मैं तो और कैंडिडेट की बात करूंगा कि नैना चौटाला 2 बार अपने आप को साबित कर चुकी हैं विधायक रहते हुए, और रमेश कटक जी भी कई बार के विधायक है, वो भी अपने आप को साबित कर चुके हैं। फरीदाबाद से युवा चेहरा नलिन हुड्डा को टिकट दिया गया है। तो अगर आप किसी भी, महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह जी, पिछली बार भी बहुत अच्छे मत उन्होंने लिए थे, इस बार जननायक जनता पार्टी में उन्होंने अपनी आस्था जताई
और मैं तो ये कहूंगा कि भिवानी महेंद्रगढ़ से राव बहादुर सिंह, डॉक्टर अजय सिंह चौटाला जी चुनाव लड़ रहे हैं और उनके साथ कंधे से कंधा मिला करके उनके चुनाव प्रचार में वो लगे हुए हैं। तो जितने भी कैंडिडेट की आप बात करेंगे वो सभी लोगों के बीच में रहने वाले हैं और एक्सपीरियंस और युवा चेहरों को जिस प्रकार से पार्टी ने मौका दिया है, आम घरों के बच्चों को ठीक है, सारे समीकरण साधने की कोशिश की और ये हर पार्टी करती है कि एक मजबूत कैंडिडेट की लिस्ट सामने आ सके। वेद प्रकाश विद्रोही जी, इंतजार लंबा हो गया, लेकिन अब हम कहें कि ये इंतहा हो चुकी है इंतजार की, अब आने वाली लिस्ट। सोनल जी, आपको, भाई अजय गुलिया जी को, भाई राकेश शर्मा जी को और आपके दर्शकों को मेरा नमस्कार। हरियाणा स्तर पर, स्क्रीनिंग कमेटी के स्तर पर और सीईसी द्वारा गठित कमेटी के स्तर पर सभी प्रक्रियाएं पूरी कर ली गई। अब हाईकमांड सीईसी की कब बैठक होगी, कब फाइनल होगा, ये वो जाने। इस विषय में मैं तो कुछ कह नहीं सकता। अच्छा, अभी भी संशय है, मतलब अभी भी लिस्ट डिले हो सकती है? कारण बता रहा हूँ, सुन तो लीजिए। क्योंकि इस समय मांड्या के अंदर सभा खत्म हुई है, अभी थोड़ी देर पहले ही अपने खड़गे साहब का भाषण खत्म हुआ है। तो उस सभा के खत्म होने के बाद वो दिल्ली आएंगे, रात देर तक आएंगे। कब आएंगे, तो कब विचार विमर्श कर कर रात को होगा या कल सुबह होगा। इसलिए मैं आपसे बड़ा स्पष्ट कह रहा हूँ कि मैं नहीं कह सकता कि आज होगी या कल होगी, पर होगी, आज कल में हो जाएगी, ये तय, इसमें कोई दो राय। समय लग सकता है, सारी औपचारिकताएं पूरी हो गई। भाजपा के मुख्यमंत्री साहब कह रहे थे उम्मीदवार नहीं मिल रहे, कोई नट जाता है। भाजपा के साथी लोगों को पता नहीं क्यों जुमले उछालने की आदत है। मैं तो ये कहता हूँ, लोकतंत्र में जो छोटा से छोटा दल जुमलों के साथ साथ वो तो इंतजार भी कर रहे हैं ना। कल पूर्व मुख्यमंत्री मनोहर लाल का रिएक्शन भी आया, उनका कहना है कि अभी तो मजा ही नहीं आ रहा, कांग्रेस अपनी लिस्ट आउट करे तो मजा आए। वो मैं सहमत हूँ, इंतजार से मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप मेरी बात सुनिए, मैं कह क्या रहा हूँ, जो आपने सुनवाया मैंने नहीं सुनवाया, आपने ही इस कार्यक्रम के शुरू होने से पहले सुनवाया है कि भाई एक कांग्रेस को उम्मीदवार को टिकट देते हैं वो नट जाता है। मतलब इस तरह की बात एक मुख्यमंत्री स्तर का व्यक्ति कहता है तो हंसी आती है कि किस स्तर के लोग आज मुख्यमंत्री पद पर पहुंच गए, उनकी भाषा और राजनीतिक शैली किस स्तर तक गिर गई। मैं तो कह रहा हूं, छोटा से छोटा दल, उसके पास भी कार्यकर्ता होते हैं, कोई चाहे वो उसको वोट दे ना दे, कम मिले ज्यादा मिले, पर उनके पास भी उम्मीदवारों की कमी नहीं होती। और भारत के लोकतंत्र के अंदर और हरियाणा के नहीं, वेद प्रकाश विद्रोही जी, ये तो बड़ी विडंबना है ना राजनीति में, जुबान बदजुबानी, ये तो हर पार्टी के, आपकी पार्टी के लीडर्स भी गिनवाने लग जाऊंगी तो लिस्ट खत्म नहीं होगी। तो भी गलत कहता है। मैं तो देखिए, मैं तो अपनी ही बात कह सकता हूँ मैडम, मैं तो बहुत संयमित भाषा से बात करता हूँ। गलती से कोई शब्द निकल जाता है तो मैं तत्काल माफी मांग लेता हूँ। राजनीति में कोई भी दल आपस में दुश्मन नहीं है, हम एक दूसरे के साथी हैं, वैचारिक विरोधी हैं। हमारी चलिए, बहुत अच्छी बात कह रहे हैं आप, ये बहुत अच्छी बात है। तो मैं तो सबके लिए कह रहा हूँ, अपनी पार्टी के लोगों के लिए भी कहता हूँ कि किसी के प्रति भी हल्का शब्द प्रयोग नहीं करना चाहिए। ठीक है। राकेश शर्मा जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ, बीजेपी के प्रवक्ता भी जुड़े हुए हैं, वेद प्रकाश जी। बात खत्म कर दूं ना एक सेकंड। तो जो मैं आपसे कह रहा था कि आज या कल लिस्ट आ जाएगी। हरियाणा का जहां तक ताल्लुक है, हरियाणा के अंदर कौन जीतेगा कौन हारेगा ये तो जनता तय करेगी, पर सीधा मुकाबला इंडिया गठबंधन और भाजपा के बीच में है। जजपा हो या इनेलो हो, इनके कुछ पॉकेट्स हो सकते हैं, ये लोग विधानसभा चुनाव में महत्वपूर्ण रोल अदा कर सकते हैं, पर मुझे नहीं लगता कि लोकसभा चुनाव में कोई। चलिए, एक बात तो आप मानते हैं कि विधानसभा चुनाव में ये लोग अच्छा आपको, ठीक है, एक अच्छा रोल हो सकता है। ठीक है। राकेश शर्मा जी से मैं रिएक्शन ले लेती हूँ। ठीक है वेद प्रकाश जी, ठीक है। राकेश शर्मा जी, मुकाबला दिलचस्प होने वाला है, कांग्रेस कभी भी लिस्ट आउट कर सकती है। सबसे पहले मैं रामनवमी के इस पावन अवसर पर 500 वर्षों के बाद ये रामनवमी ऐसी आई है जिसमें रामलला अपने भव्य मंदिर में विराजमान है, और आज सूर्य नारायण भगवान ने स्वयं सूर्य तिलक किया है। इस रामनवमी के अवसर पर बहुत बहुत बधाई, बहुत बहुत पूरे प्रदेश को शुभकामनाएं। मेरे जो साथी लोग बैठे हैं इनको भी बहुत बहुत बधाई। वेद प्रकाश विद्रोही जी बहुत सीनियर प्रवक्ता हैं, बहुत पुराने प्रवक्ता हैं। इन्होंने भी एक बात कही कि मुख्यमंत्री का स्तर, देखिए आदरणीय विद्रोही जी, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसा संगठन है जिसमें छोटे से छोटे कार्यकर्ता को, जो अपनी मेहनत से
मुख्यमंत्री के पद पर भी पहुंच सकता है और प्रधानमंत्री के पद पर भी पहुंच सकता है। यहाँ सिर्फ नामदार लोगों को उच्च पद नहीं दिए जाते, यहाँ कार्यकर्ता अपनी निष्ठा से, अपनी मेहनत से और बड़े से बड़े दायित्व पर पहुंच सकता है। तो इसमें आपने जो स्तर वाली बात कही, ये बात मुझे ठीक नहीं लगी। कम से कम आप जैसे सीनियर प्रवक्ता के मुंह से ये चीजें ठीक नहीं लगती। आप बहुत सीनियर हैं, मैं काफी लंबे समय से आपसे परिचित हूं। और रही बात जो आप कह रहे हैं कि मुझे नहीं लगता कि शायद हो सकता है कि आईएनएलडी की लिस्ट के बाद शायद कांग्रेस की लिस्ट आए। लोकतंत्र में चुनाव नहीं, बहुत बड़ा मतलब उत्सव है। ये आपके प्रवक्ता किस आधार पे कह रहे हैं? मुझे थोड़ा और इलेबोरेट कीजिए इसको। नहीं, जिस प्रकार से विलंब हो रहा है, जिस प्रकार से देरी हो रही है, और ये बात ठीक भी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने भी कहा कि कुछ ना कुछ तो है ही ना। आप रोज अखबारों में सूत्रों के माध्यम से देख रहे हैं कि कभी कोई कहता है कि भाई मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, कभी कोई कहता है जी मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा। तो ये तो कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है, कुछ ना कुछ तो चल ही रहा है ना। विलंब का कोई ना कोई कारण तो होता ही है ना। नहीं, बट लगातार कांग्रेस पार्टी तो यही कह रही है कि मंथन चल रहा है अंदर खाने, हमारे पास बहुत सारे प्रत्याशी हैं, हमें सारे समीकरण साधने, और ये हर पार्टी करती है। चल रहा है कि नहीं, ये नहीं पता ना कि मंथन चल रहा है कि अंतर्द्वंद चल रहा है। वो कह रहा है आप लड़ो, वो कह रहा है आप लड़ो, वो कह रहा है कि अगर आप मुझे लड़ाते हो तो भुट्टा जी को लड़ाओ, वो कह रहा है कि इनको लड़ाते हो तो नहीं, पर सूत्र तो ये भी बता रहे हैं कि एक एक सीट पर 2-2 प्रत्याशी हैं और कई जगह पर तो 3-3 दावेदार भी हैं। आप कह रहे हैं कि ये लड़ लो, वो लड़ लो। लोकतंत्र के अंदर भारत विश्व का सबसे बड़ा लोकतांत्रिक देश है। लोकतंत्र के अंदर चुनाव एक महापर्व है, और इस महापर्व में जब भी कोई महापर्व होता है, चाहे दिवाली का त्योहार हो, चाहे होली का त्योहार हो, बड़ी खुशी के साथ हम मनाते हैं। परंतु क्या कारण है कांग्रेस के अंदर अंदरूनी क्या खींचतान चल रही है? इस महापर्व में उत्साह की बजाय, खुशी की बजाय एक दूसरे को आगे करने में लगे हुए कि नहीं तुम लड़ो, ठीक है, इसका जवाब वेद प्रकाश जी देंगे। ठीक है, इसका जवाब वेद प्रकाश जी देंगे। आईएनएलडी की सूची के बाद शायद कांग्रेस की सूची। ठीक है, अजय गुलिया जी से मैं उससे पहले एक छोटा सा रिएक्शन ले लेती हूँ। अजय गुलिया जी, जिस तरह से अभी कह रहे हैं कि अभी कहा वेद प्रकाश विद्रोही जी ने भी कि लोकसभा इलेक्शंस में कोई बहुत ज्यादा दावेदारी के तौर पर हम क्षत्रप पार्टीज को नहीं देख रहे हैं, सीधा मुकाबला बीजेपी और कांग्रेस का है। नहीं, देखिए इनके तो अभी कैंडिडेट भी डिक्लेयर नहीं है। मैं तो मानता हूँ चुनाव में अभी है नहीं, आएंगे तब की बात करेंगे, इनको तब बात करनी चाहिए। आज इनके तो कैंडिडेट मैदान में नहीं है। और देखिए मैं एक चीज सोनल जी जरूर कहना चाहूंगी, देखिए इनकी राजनीति किस तरफ है। इनकी राजनीति एक दूसरे के बुरा भला कह करके अपनी राजनीति चमकाने की तरफ इनकी राजनीति। और वोट कितने मिलेंगे, कितनी सीटें हम जीतेंगे, क्या रिजल्ट रहेगा, ये बात नहीं है। लेकिन ये चीज समझने की जरूरत है कि हमारी राजनीति किस ओर है। हमारी राजनीति सकारात्मकता की तरफ है। हम अपने कामों को लेकर के चुनाव में जाएंगे। जिस प्रकार से 14 और 19 के बीच में दुष्यंत जी ने एमपी रहते हुए काम करा, 19 से और 24 तक दुष्यंत जी उप मुख्यमंत्री रहे, जनता की बदौलत रहे। जनता ने 10 सीटें दी तभी तो उप मुख्यमंत्री बने, अन्यथा कोई उनको उप मुख्यमंत्री बनाता क्या? जनता ने वोट दिया ना, तभी वो बने। आज तो ये चुनाव में ही नहीं है, कैंडिडेट ले आए, कैंडिडेट आएंगे तब बात करेंगे। आज ये चुनाव में नहीं है। आज 5 सीटें जननायक जनता पार्टी ने और 10 सीटें भारतीय जनता पार्टी ने अपने डिक्लेयर करी हैं। तो इसका मतलब चुनाव में हम हैं। इसका मतलब चुनाव में तो आज हम हैं, ये तो चुनाव में है ही नहीं। इनको जब अपने कैंडिडेट डिक्लेयर हो जाए तब उसके बाद प्रकाश विद्रोही जी, देखिए कोई भी काम के नाम पे वोट मांग रहे हैं। ठीक है, किसी भी इलेक्शन के लिए पहली सीढ़ी तो अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करना ही है ना। यही एक पहला पन्ना यहीं से स्टार्ट होता है। लेकिन जिस तरह से अब बीजेपी के प्रवक्ता कॉन्फिडेंटली कह रहे हैं कि हमने सारी सीटें डिक्लेयर कर दी, हम तैयारियों में जुटे हुए हैं जोर शोर से, जिस तरह से अजय गुलिया कह रहे हैं 5 कैंडिडेट हमारी तरफ से आ गए, तो चुनाव तो तभी शुरू होंगे ना जब इलेक्शन, तो सीधे सीधे तभी आप एक दूसरे के खिलाफ होंगे ना जब आप अपने कैंडिडेट्स को डिक्लेयर करेंगे। सोनल जी, मैं आपसे बड़ी ईमानदारी और गंभीरता से पूछना चाहता हूं, क्या चुनाव हरियाणा में शुरू हो गए हैं? क्या चुनाव आयोग ने नोटिफिकेशन जारी कर दिया है? क्या भाजपा जजपा के किसी आदमी ने नॉमिनेशन लेकिन कर दिया? आपको नहीं लगता कि पार्टी की तैयारियां उस चीज से आती जाती है जब वो मैदान में होती हैं, मैदान में अपने प्रत्याशियों को लेकर आ जाती हैं और उनके प्रचार प्रसार में जुट जाती हैं, वहां से गहमा गहमी का दौर तो शुरू होता है ना वेद प्रकाश जी, ये तो आप मानते हैं ना? सोनल जी, दोनों बातें अलग अलग है। पार्टी की तैयारियां अलग होती हैं, उम्मीदवार की घोषणा अलग होती है। जजपा और बीजेपी भी
हो सकता है कि अंतिम समय अपना उम्मीदवार कहीं से बदल दें। बहुत जगह बदला है भाजपा ने भी, चुनाव नॉमिनेशन के समय बदला है। तो इसका मतलब है कि क्या वो उनकी तैयारी नहीं थी? चुनाव का कैंडिडेट तब घोषित होता है जब नॉमिनेशन शुरू हो जाता है, और वो विधिवत रूप से चुनाव आयोग जिस दिन उसका नाम अनाउंस कर देता है, उससे पहले पार्टी का ही नाम होता है और पार्टी के संभावित कैंडिडेट्स का नाम होता है। अब पहले तो मैं जवाब दे दूं बीजेपी के साथी का। बीजेपी के साथी ने कहा कि भाई इनके यहाँ तो लड़ाई चल रही है, कोई चुनाव नहीं लड़ना चाहता। अरे भाई हमारी तो चलो आपकी बात मैं बड़ी कर देता हूँ, लड़ाई चल रही है, आप तो बहुत बड़ी विश्व की पार्टी अपने आप को बताते हैं, आपके पास तो उम्मीदवार ही नहीं है, आपको टिकट डिक्लेयर करने में क्या देर लगती है? आप तो इधर उधर से लाते हो। 3 उम्मीदवार तो आप आनंद फानन से लाए, 45 उम्मीदवार तो उनको टिकट दे दी। 3 उम्मीदवार ऐसे हैं जो 2014-19 के अंदर आपके पास दल बदल कर कांग्रेस से गए, आपने उनको टिकट दे दी कि वो बड़े बड़ाई नेता थे। आपको तो असली में तो 4 उम्मीदवार छांटने पड़े हैं अपने। एक खट्टर जी मुख्यमंत्री को ले आए, एक वो सूरजभान कटारिया जी की पत्नी बंतो जी को ले आए, और कृष्णपाल गुर्जर रतनलाल कटारिया जी की पत्नी है बंतो कटारिया जी। रतनलाल कटारिया जी की। आपके पास तो केवल, गलती से मैं सूरजभान जी कह गया था, माफ करना, सूरजभान जी भी हमारे मित्र है, वो भी अम्बाड़ा से बहुत दिन रहे हैं, और कटारिया साहब भी मेरे व्यक्तिगत रूप से बड़े अच्छे मित्र रहे हैं। तो आपने तो एक ही उम्मीदवार चुनना था, चुन लिया आपने, बात खत्म हो गई। आप इनको तो कुछ लंबा चौड़ा कुछ करना ही नहीं था। और ये कहते भाग रहे हैं, भाई कोई नहीं भाग रहा। हमारे यहाँ तो लड़ाई ये चल रही है कि भाई इस उम्मीदवार को दें या इस उम्मीदवार को दें। आप ये तो कह सकते हो कि भाई आपस की गहमा गहमी में, टिकट की भाग दौड़ में, टिकट की मार काट में, जो मैं उनकी तरफ से कह रहा हूं, आप लोग उम्मीदवार तय जल्दी नहीं कर पा रहे। ये आरोप लगाते तो मैं मान लेता कि हाँ ऐसी स्थिति तो हो सकती है, पर ये कहना कि कोई चुनाव लड़ने वाला नहीं है, चुनाव लड़ने को कोई तैयार नहीं है, ठीक है, उनकी समझ है, मैं क्या कह सकता हूं। और जहां तक मुख्यमंत्री जी के मैंने स्तर की बात कही, मैंने ये नहीं कहा कि वो छोटे स्तर से ऊपर क्यों पहुंच गए, ये उनका लोकतंत्र। मैं भाषा की बात की है केवल, कि मुख्यमंत्री की भाषा। और जहां तक उन्होंने कहा कि भाई इन्हीं की पार्टी में, शायद भूल गए भाई राकेश जी कि डॉक्टर मनमोहन सिंह जी की जो बैकग्राउंड है वो तो आदरणीय मोदी जी से बहुत हम्बल है, उनसे बहुत नीचे स्तर की थी। मोदी जी तो बचपन में कहते हैं मैं वो चश्मे लगाता था, फलानी चीज करता था, उनकी फोटो देखो। और डॉक्टर मनमोहन सिंह का बचपन कैसे बीता, लाल बहादुर शास्त्री जी का बचपन कैसे बीता। तो इस देश के अंदर बहुत हम्बल प्रधानमंत्री बने हैं, बहुत गरीब घरों के बने हैं। ये कह देना कि मैं मोदी जी से पहले कोई गरीब घर का नहीं बना, कोई गरीब पिछड़ा नहीं बना, तो ये तो अतिशयोक्ति है। ठीक है, मोदी जी भी बने हैं, इसी तरह हरियाणा के अंदर भी बहुत हम्बल बैकग्राउंड के लोग मुख्यमंत्री बने हैं। आप भाई गुलिया जी भी जानते हो। तो ये मेरा केवल इतना कहना है। और जहां तक अंतिम बात कह के खत्म कर देता हूं, भाई गुलिया जी ने कहा कि भाई हम ही मैदान में, भाई पहले उम्मीदवार घोषित करने से बाद में घोषित करने कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। सारा देश जानता है कि लड़ाई 2 भागों में बटी हुई है। कुछ दल जो इधर उधर है, जो किसी दल में नहीं है, जनता को ये भी पता है कि कौन दल किसके साथ है, जो नहीं है उसके बारे में पता है। तुम्हारे साथ तो राजकुमार है भाई, जिसको पूरे हरियाणा प्रदेश ने हरियाणा जलाने के लिए अरे भैया राजकुमार, तुम लोग भी मानते थे भाई, तुम लोग भी मानते थे, आप लोग भी मानते थे, विद्रोही जी आप लोग भी मानते थे कि राजकुमार को अछूत नहीं समझते। हरियाणा प्रदेश को जलाने में भाई साहब सुन लीजिए ना, भूमिका निभाई। आज तो तुम्हारे साथ खड़ा है, हमने उनको, तुम्हारे साथ खड़े हैं भाई, हमने उनको टिकट दी है क्या? हमने उनको, हरियाणा ने ये माना सोनल जी, हरियाणा सोनल प्रदेश जी को जलाने में पूछिए, हमने उनको टिकट दी है क्या? आज वो तुम्हारे साथ खड़े हैं मेरे भाई। कोई व्यक्ति हमारा समर्थन कर रहा है अपने आप के साथ प्रेस हमें कॉन्फ्रेंस क्या करके कांग्रेस के साथ खड़ा है। आज वो व्यक्ति तुम्हारे साथ खड़ा है। कितने असत्य बोलते हैं, कितने असत्य बोलते हैं। मैं नहीं कहता, क्या वो हमारे, ठीक है, एक एक करके बोलिएगा प्लीज, एक एक करके बोलिएगा, ठीक है, बोलने दे। अब हम दिन के बीच में सब लोग कहते हैं किस तरह भोग तुम्हारे साथ खड़े हैं। ये जज्बा वाले जो हरियाणा की जनता की नजरों में भाजपा के सभी दलों ने जिम्मेवार माना, तुम्हारे साथ खड़े हैं। सुनने को तैयार नहीं। देखिए हम इनके बीच में नहीं बोले। अब कौन किसके साथ, राजकुमार सैनी को हमने टिकट दी है क्या? हमने तो टिकट नहीं दी और न देने की कोई संभावना है। अब कोई वोटर के नाते कोई हमें वोट डालेगा, पर ये तो सारी पार्टी का अंदरूनी मसला है ना, अंदरूनी मसला है ना। ठीक है, वोटर नहीं मैडम, कर सकता है क्या? अरे वोटर के नाम से वोट डालेंगे ना,
अब तो आपका मल्लिकार्जुन क्षेत्र खड़गे के इंतजार साथ है। बैठ एक करके मिनट, कृषि करेगा वो व्यक्ति। एक मिनट, उसको पूरा हरियाणा प्रदेश ये एक मानता है सेकंड कि उसने सुनिए ना। हरियाणा मैडम, प्रदेश ये को सुनने चलाने कोई में तैयार सबसे नहीं। महत्वपूर्ण भूमिका ये निभाई। क्यों बौखला रहे हैं इतना? क्यों बौखला रहे हैं? ठीक है, सुनने कोई ठीक है, तैयार नहीं। ठीक है, ठीक है। हिसार के अंदर ठीक है अभी वेद प्रकाश जी, ठीक है। कि राकेश मैं शर्मा का लास्ट बात राकेश कह रहा हूं शर्मा जी ना। का रुख कर लेते हैं। सुन ठीक तो है, ठीक लीजिए लास्ट बात। अभी जेजेपी का नेता कह रहा था कि कांग्रेस के लोग विरोध कर रहे हैं। अरे सिसार बहुत बड़ा गांव है हिसार के अंदर, जिसके अंदर लगभग 25,000 वोट है। ठीक है वेद प्रकाश जी, हो गया। अब और भी पैनलिस्ट हैं सार्वजनिक मेरे पास। बोर्ड ठीक लगा है, रखा है कि मैं ये भाजपा साबित कर सकता हूँ उसी के टीवी लोगों चैनल का पे, प्रतिबंध मैं इस निषेध है। टीवी चैनल पे क्या- ये साबित क्या कर हम इस सकता हूँ गांव के- कि क्या तुम झूठ पूरा बोल रहे हो। कांग्रेस मैं का इस टीवी चैनल पे 1 मिनट के समय में ये साबित ठीक है, कर ठीक है दूंगा वेद कि प्रकाश तुम जी। कांग्रेस अच्छा के अजय जी, सब लोग ठीक झूठ है, बोल ठीक है, रहे हो। ठीक है, ठीक है। एक वेद मिनट प्रकाश जी, में अब आप साबित प्लीज कर चुप सकता हूँ। रहिएगा। प्लीज प्लीज शांत और शांत मैं नहीं शांत। कह रहा। समय एक नहीं है मिनट वेद में प्रकाश जी, साबित समय कर नहीं है। सकता हूँ प्लीज यहाँ पे। समझिए ना आप इस एक बात। मिनट में ठीक है, साबित ठीक कर है, सकता हूँ ठीक है, टीवी ओके। चैनल पे। ठीक है, रिश्वतखोर कह रहे हैं। आपको वेद प्रकाश जी प्लीज सुन लीजिए। अब आपकी बात में बीच में कोई नहीं बोला, कोई नहीं बोला। अब आपको भी सुनना पड़ेगा वेद प्रकाश जी। दिस इज नॉट द वे। ठीक है, छोड़ाइए। अजय जी सोनल जी मैं एक चीज कहना बहुत चाहता हूँ, जल्दी से, ये 1 जिस मिनट का सिसाए- समय बोला था आपने। हाँ सोनल जी मैं एक चीज कहना चाहता हूँ, ये जिस सिसाए गांव का जिक्र कर रहे हैं वो हिसार के अंदर पड़ता है। और उस फोटो को जो कांग्रेस के लोग वायरल कर रहे हैं, वो फोटो मैं आपको बता दूं, मैं चैलेंज के साथ कहता हूं, उस पे जिस सरपंच का नाम लिखा हुआ वो सरपंच पिछली योजना में थी, अब किस योजना में सरपंच पिंकी देवी है। पिंकी देवी है इस योजना में सरपंच। और जिस फोटो को वायरल किया जा रहा है सिसाई गांव का नाम लेकर के, उस पे प्रेमलता या नाम लिखा हुआ है उस सरपंच का जो पिछली योजना में थी। और अब की बार जो सरपंच है वो पिंकी देवी है, और फोटो उसको वायरल कर रहे हैं कि सिसाई गांव ने बहिष्कार किया इनका। तो अब स्वयं सोच सकती हैं कि किस प्रकार की मानसिकता के साथ ये लोग लगे हुए हैं। लेकिन मैं एक चीज जरूर पूछना चाहता हूं, मैंने तो स्पष्ट रूप से कहा है, नाम लेकर के बताया कि वो पिछली योजना की सरपंच है, अब की योजना में सरपंच कौन है, और वो फोटो में सरपंच का नाम स्पष्ट दिखाई दे रहा है। वो आप देख लें और इनसे सवाल भी पूछे। दूसरी बात मैं पूछना चाहता हूं, क्या राजकुमार को साथ लेकर के, हरियाणा को जलाने वाले को साथ लेकर के जब तुम चुनाव लड़ रहे हो, तो इसका मतलब यह है उस योजना में, उस षड्यंत्र में भी तुम लोग शामिल थे, सब के सब शामिल थे। और किसके साथ चुनाव लड़ रहे हो भाई तुम? अरविंद केजरीवाल के साथ चुनाव लड़ रहे हो, जो खालिस्तानियों के साथ मिलकर के अराजकता का माहौल पंजाब में लाना चाहता है, उस आदमखोर के साथ जो हरियाणा प्रदेश नहीं पूरे समूचे भारत के टुकड़े करना चाहता है, उस आदमखोर के साथ मिलकर तुम चुनाव लड़ रहे हो। ठीक है, और कौन नसीहत हमें किसके दे रहे हो। साथ मिलके चुनाव लड़ता है ये तो देखिए अपनी अपनी मंशा है ना। अब आपके गठबंधन पर भी लोग सवाल उठा रहे हैं, नाराज आपसे भी है लोग कि आपने वोट हमने आपको दी और आप बीजेपी के साथ मिल गए। ठीक है, हम नाराजगी को भी स्वीकार करते हैं, क्योंकि लोकतंत्र लोगों को हमारी राकेश शर्मा मुखालफत करने की आजादी देता है। ये डेमोक्रेसी है, वो लोग अपना राइट अवेल कर रहे हैं। अगर कोई अपना राइट नहीं, पर ये भी तो पार्टी का अंदरूनी मसला है ना कि कौन किसके साथ कहाँ अपने चुनावी समीकरण साधता है। राकेश जी, स्वागत करेंगे। राकेश जी, गठबंधन में होते हैं तो दिक्कत नहीं, लेकिन दूसरों के गठबंधन से समस्या है। मैं स्वागत करूंगा उस व्यक्ति का, मैं स्वागत करूंगा उस व्यक्ति का। ठीक है, ठीक है। राकेश जी, राकेश जी, गठबंधन में जब होती है पार्टी तब कोई समस्या नहीं होती, लेकिन जब दूसरे लोग गठबंधन में दिखते हैं तो फिर उन पर सवाल भी खड़े हो जाते हैं। देखिए अजय गुलिया जी ने जो विषय कहा है वो वास्तव में गंभीर विषय है कि उस आम आदमी पार्टी जो खालिस्तानियों के साथ मिली हुई और जिनके घर में खालिस्तानी नाश्ता करते हैं, जिनके घर में खालिस्तानी बैठते हैं, उनके साथ मिलकर ये हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हैं। और उन लोगों के साथ जिन लोगों ने, जिनका मुख्यमंत्री आज जेल के अंदर है, और किस लिए? शराब घोटाले में जेल के अंदर। और वो बार बार कहते हैं कि हमें तो जबरदस्ती फंसाया गया है, मोदी जी ने फंसा दिया है। अरे दिल्ली हाई कोर्ट का निर्णय देखिए, सुप्रीम कोर्ट क्या कह रहा है। आपको कोर्ट पे भी विश्वास नहीं है, आपको न्यायपालिका पर भी विश्वास नहीं है। और जो राष्ट्रद्रोह में फंसे हुए हैं जो लोग खालिस्तानियों के पैसे से पार्टी को चला रहे हैं, आज पंजाब में हालत क्या कर दी, आज दिल्ली में हालत क्या कर दी। तो अजय जी का ये विषय तो ठीक है कि भाई आप उन लोगों के साथ गठबंधन करके हरियाणा में चुनाव लड़ रहे हो जो लोग खालिस्तानियों के साथ मिले हुए, जिनका मुख्यमंत्री स्वयं जेल के अंदर है, जिनके 2-2, 3-3 नेता जेल के अंदर हैं। ठीक है, जिनको ठीक है, वो जेल के अंदर क्यों है, इस पर भी तो सवाल है ना। वेद प्रकाश विद्रोही जी,
मैं ये कहना चाहता हूं, भाई राकेश जी ने खुद स्वीकार कर लिया कि मोदी जी नाकारा प्रधानमंत्री है। यदि कोई खालिस्तानी आतंकवादी किसी दल को फंडिंग कर रहा है और उसके बल पर कोई सरकार चला रहा है, उसको रोकने की जिम्मेदारी किसकी है? केंद्र सरकार की। इसका मतलब है कि केंद्र सरकार अपनी जिम्मेदारी को निभाने में असफल है। इतनी नाकारा सरकार है कि वो जानती है कि भाई कुछ लोग वेद प्रकाश जी, आप दे गलत रहे कह रहे हैं। और बोला हम कुछ उसको नहीं कर रोकने के पाते। काम हुए हैं। कोई और नहीं, इसीलिए आज दिल्ली का बीच में मुख्यमंत्री बोल रहे जेल के अंदर है। सुनील जी, आप बताइए, कोई आतंकवाद का मुकदमा अरविंद केजरीवाल के खिलाफ, शराब घोटाला इज सेपरेट थिंग, वो आप कह रहे घोटाला है, वो कह रहे नहीं है, उस पर बहस हो सकती है। क्यों नहीं है? अरे केजरीवाल जी अरे ने मैं लेकिन क्या राकेश शर्मा जी उसी पार्टी के नेता बाहर भी आए हैं, उसी पार्टी के नेता जमानत पर जब बाहर आए हैं तब ईडी की तरफ से कोई आपत्ति भी जाहिर नहीं करी गई। उनके पास से एक पैसा नहीं बरामद हुआ। हमें इस बात को ध्यान में रखना होगा। ठीक है, सवाल उठाया, ठीक है, आप सब ठीक चीजें है। भूल गए। मैंने सोनल जी किस चीज पे सवाल उठाया है? मैंने सवाल उठाया है कि ये कह रहे हैं कि खालिस्तान से मिले हुए हैं। मैं कह रहा हूं अगर वो मिले हुए हैं तो केंद्र सरकार क्यों सोई पड़ी है? कोई मुकदमा है क्या खालिस्तान के से मिलने का उनके खिलाफ? है तो बता दो आप। और दूसरी बात, इन्होंने राजकुमार सैनी की कही। राजकुमार सैनी जी जिस कार्यकाल में ये मामला हुआ, उस कार्यकाल में किसके सांसद थे? भाजपा के सांसद। और उस समय जेजेपी क्या कहती थी भाजपा के विषय में? और जिस भाजपा को वो जाटों का कातिल बताती थी, किसान विरोधी बताती थी, वही जेजेपी उन्हीं के सरकार में थी। और जब 750 किसान मरे, उनका बचाव कर रही थी। आज वो उनको ईमानदार ठीक है बता वेद रहे प्रकाश विद्रोही जी, समय की कमी है मेरे पास। थैंक यू सो मच वेद प्रकाश विद्रोही जी। अजय गुलिया जी, आपका बहुत शुक्रिया। राकेश शर्मा जी हमारे साथ जुड़े थे। राकेश जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो लगातार पार्टी तैयारियों में जोरों शोरों से लगी हुई है। बीजेपी पार्टी की तरफ से अपने कैंडिडेट्स मैदान में उतार दिए गए हैं। जेजेपी पार्टी की तरफ से भी 5 उम्मीदवार उतार दिए गए हैं। लेकिन अब सवाल सबसे बड़ा यही है कि कांग्रेस पार्टी कब अपनी लिस्ट आउट करती है, ताकि लगातार जो नेता बयान दे रहे हैं कि मुकाबला रोमांचक तभी होगा जब सभी पार्टीज के कैंडिडेट्स मैदान में होंगे। फिलहाल वक्त एक छोटे से ब्रेक का, फौरन होंगे हाजिर।